प्रणाम आप सभी को। उम्मीदों के साथ खड़ा हूं आप सभी के सामने। आप भी उम्मीद के साथ ही भैया इस पूरे वीडियो को देखिएगा। आपको हम आज सॉल्यूशन चैप्टर के क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 2 के करीब करीब मानकर चलिए ना भैया, यहाँ पर तो हम 10-15 क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही अपलोड कर मतलब आपको बताएंगे। रीजन ये है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमारा उद्देश्य तो भैया इस चैप्टर से 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करवाना है। तो अगर हम एक ही वीडियो में हम 150 प्रश्नों को बताने लगे तो हमारा मोबाइल भी हैंग करने लगेगा, क्योंकि कम से कम भैया 1-1.25 घंटा तो भैया लग ही जाएगा बताने में। इतने मोबाइल गर्म होकर एकदम फट जाएगी। मोबाइल की उतनी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है ना। तो हम आपको सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 10-15 रोजाना क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इसे गौर से देखते रहिएगा और पूरा देखकर जाइएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन भी यहां पर देखने को मिलेंगे कि आपको पहले से ही याद है या आप पहले से ही कर देंगे, लेकिन भैया इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पूरा कर देंगे। अब कौन पता कि कौन क्वेश्चन भारी है, कौन क्वेश्चन इजी है, या भैया देखते आप टिक कर रहे हैं, यह आत्मविश्वास है कि क्या है, इस पर आप ज्यादा फोकस करिएगा। कितने लोग एकदम इस कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो देखते हैं या इस कॉन्फिडेंस के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मार देते हैं कि ये तो याद है, एकदम वही वाला क्वेश्चन है जो हम पहले मार चुके हैं इसको। भैया क्वेश्चन का लेवल बदल दिया जाएगा, क्वेश्चन का मीनिंग बदल दिया। देखिए 1-2 क्वेश्चन दिखाएंगे हम कैसे बदला हुआ है। आप देखेंगे कि हई है, आप याद किए हैं हई है, हो जाएगा हई, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं उम्मीदों के साथ। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और टिक करिएगा। इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अणुसंख्य गुण धर्म है। भैया आपको पता होगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होते हैं। अब इनमें से बताना कि कौन भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब अणुसंख्य गुण धर्म है। सायांता, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक, परासरण दाब। भैया इसका सही उत्तर होता है परासरण दाब। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अणुसंख्य गुणधर्म 4 ही होते हैं। पहला वास्तव में आपेक्षिक या सापेक्षिक अवनमन, दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा होता है इमांक में अवनमन और चौथा होता है परासरण दाब। इन चारों के अलावा और कोई परासरण दाब नहीं होता है। अब आपको देख लेना है कि इन चारों में से कौन है, इस ऑप्शन में टिक लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए ध्यान से इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि 0.01 m ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 m MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन है। समान है दोनों के भैया, हिमांक में अवनमन समान होगा या लगभग दुगना होगा भैया या लगभग तिगुना होगा, और चौथा है नॉन ऑफ दीज। क्या मारेंगे, ध्यान से सुनिएगा भैया। इस प्रश्न का ऐसे प्रश्न तो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। हम एक बात समझा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे मारेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब 4 होते हैं भैया अणुसंख्य गुणधर्म, और चारों में भैया कुछ ना कुछ फार्मूला तो आप लोग याद किए ही होंगे। तो भैया हम एक फार्मूला पर आपको समझा रहे हैं। ये वाला फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए। P बराबर P या पाई बराबर, यहां पर लिख रहे हैं P या पाई बराबर I इंटू C इंटू R इंटू T। ये भैया परासरण दाब निकालने वाला फार्मूला है। आपको इस फार्मूला से मतलब नहीं है, आपको इस फार्मूला से मतलब नहीं रखना है। आपको किससे मतलब रखना है, देखिए भैया P और I में क्या रिलेशन है, समानुपाती का रिलेशन है। सामने सामने है तो समानुपाती का लगभग रिलेशन है, तो लिखेंगे P समानुपाती I। और I है क्या भैया, 1/2 गुणांक, मतलब कि जिस कंपाउंड के लिए I का मान ज्यादा होगा उसका परासरण दाब भी ज्यादा होगा, मतलब उसका अणुसंख्य गुणधर्म भी ज्यादा होगा। और जिस कंपाउंड के लिए I का मान कम होगा उस कंपाउंड के लिए भैया हमारा P या अणुसंख्य गुणधर्म का मान भी कम होगा। अब I कैसे निकाला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। I निकालने का सुंदर सूत्र होता है, 1/2 गुणांक निकालने का एक सुंदर सूत्र होता है भैया। सूत्र होता है, बोल रहे हैं कि संयोजन या वियोजन के पश्चात
कणों की कुल संख्या, पश्चात कणों की कुल संख्या, और बटा में संयोजन या वियोजन से पहले कणों की कुल संख्या। आई का मान इससे निकाला जाता। अब देखिए भैया, ग्लूकोज जो होता है यह आयन में नहीं टूटता है। ग्लूकोज जो होता है आयन में नहीं टूटता है, तो जो नहीं टूटता है उसके लिए आप लोग आई का मान 1 रख सकते हैं। और जो भैया अब लेकिन MgCl2 है जो भैया, ये क्या होगा, MgCl2 भैया आयन में टूटते हैं। कैसे, Mg2 प्लस और 2Cl माइनस में टूटते हैं। तो कणों की संख्या कितने हुए भैया वियोजन के पश्चात, तो भैया कणों की संख्या 3 हुआ। तो आई कैसे निकाला जाता है, संयोजन या वियोजन के पश्चात कणों की कुल संख्या। तो कितना हुआ संयोजन वियोजन के बाद कणों की कुल संख्या कितनी है, तो भैया 3 है। और संयोजन और वियोजन से पहले कणों की कुल संख्या कितनी थी, तो भैया 1 केवल MgCl2 था। तो 3/1 मतलब कितना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत परेशानी, मतलब इसके लिए आई का मान 1 है और इसके लिए आई का मान भैया हमारा 3 है। तो जिसके लिए भैया हमारा आई का मान अधिक होगा, पर अणुसंख्य गुणधर्म का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो भैया देखिए ना क्या पूछ रहा है कि ग्लूकोज और MgCl2 में किसमें हिमांक का, क्वेश्चन पढ़िए, बिलियन की तुलना में 0.0 MgCl2 बिलियन में हिमांक में अवनमन है। भैया कितना होगा, लगभग तिगुना, क्योंकि आई का मान कितना आ रहा है 3 और 1 में कंपैरिजन करना है। तो 1 3 से कितने गुना है, तो भैया 3 गुना है, ठीक है ना। तो MgCl2 में हिमांक में अवनमन कितना होगा ग्लूकोज की अपेक्षा, तो भैया 3 गुना, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी, उम्मीद करते हैं बातों को समझ गए होंगे। फिर यहां पर है तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं कि CaNO3 के होल ट्वाइस में 1/2 गुणांक कितना होगा। CaNO3 के होल ट्वाइस में 1/2 गुणांक का मान कितना होगा, भैया हमने अभी अभी बताया कितना होगा, संयोजन या वियोजन के पश्चात कणों की कुल संख्या बटा में संयोजन या वियोजन से पहले कणों की संख्या। मतलब जो CaNO3 का होल ट्वाइस है टूटता कैसे है, तो आपको पता होना चाहिए टूटेगा कैसे, Ca2 प्लस NO3 2 है तो भैया लिखेंगे 2NO3 माइनस। मतलब संयोजन या वियोजन के पश्चात कणों की कुल संख्या कितनी है, तो 2 गो ये यहां पर है और 1 यहां पर है, 3, ठीक है ना। तो ये संयोजन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या है 3 गो, और संयोजन या वियोजन से पहले कणों की संख्या कितनी है 1, केवल CaNO3 के होल ट्वाइस। तो 3/1 कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन में टिक करिए, 3 आपको दिख रहा होगा। 1/2 गुणांक का मान कितना होगा CaNO3 का होल ट्वाइस का 3। अगला क्वेश्चन है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ताप के द्वारा कौन डिस्टर्ब नहीं होगा, नॉर्मलता, मोललता, मोलरता, नन ऑफ दीज। अब आपको पता होना चाहिए कि ये सभी जो है भैया सांद्रता के पद हैं। हम आपको ट्रिक के तौर पर याद करवाए होंगे क्लासरूम में अगर पढ़े होंगे तो, जिस भी सांद्रता के पद के फॉर्मूला में आयतन वर्ड दिखाई दे गया बटा के नीचे भैया आयतन वर्ड दिखाई दे गया, तो समझ जाइएगा कि वह ताप से प्रभावित होता है। और जिस सांद्रता के पद में भैया आयतन वर्ड नहीं होगा वह भैया हमारा जो होगा ताप से प्रभावित नहीं होगा। तो मोललता का जो है भैया सूत्र होता है विलय के मोल बटा में विलायक का द्रव्यमान। देखिए ना भैया इसमें कहीं आयतन वर्ड का नाम ही नहीं है, तो मोललता ही है जो भैया ताप से प्रभावित नहीं होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। इसको गौर से पढ़िए भैया, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में विलयन दे दिया, घोल बोल दिया में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल के मोलल सांद्रता, मोलल सांद्रण क्या होंगे, मोललता कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़ी नॉर्मल तरीका है भैया। मोललता कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा गौर से यहां पर नजर दौड़ाइएगा। सूत्र क्या होता है, विलय के द्रव्यमान बटा में गुणे 1000, ग्राम में लिख रहे हैं हम लोग,
विलय के द्रव्यमान गुणे 1000 बटा में विलय के अणु द्रव्यमान गुणे विलायक का द्रव्यमान होता है। यह सूत्र आप लोग मोललता के लिए याद किए होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर विलय कितना है भैया 34.2 ग्राम है, तो लिखेंगे 34.2। फार्मूला से आएगा 1000, क्योंकि भैया कैलकुलेट हमें ग्राम में करना है, तो 1000 लिखना होगा वहां पर। उसके बाद क्या है भैया हमारा आणविक द्रव्यमान, किसके लिए, चीनी के लिए आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट करें। C12H22O11, तो 12 कितना हो जाएगा 144 प्लस 22 और 16 कितना हो जाएगा 176। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 2 8 4 12 1 7 2 9 9 4 13 1 14 1 1 2 1 3 मतलब 342 होता है चीनी का आणविक द्रव्यमान। कोई दिक्कत। अब भैया देखिए ना 234.2 ग्राम बिलियन में से इतना चीनी था, तो विलायक कितना होगा, विलय 34.2 ग्राम हो गया, तो विलायक कितना होगा, तो भैया घटा लीजिए 234.2 में से 34.2 घटाएंगे तो भैया 200 हो जाएगा। मतलब 200 ग्राम इस विलायक के अंदर, इस बिलियन के अंदर विलायक था। विलय कितना था 34.2 ग्राम। अब काटाकुटी करिए, कितना कैसे करेंगे, इस डेसिमल को यहां पर 10 बढ़ा दीजिए डेसिमल के चलते, तो 342 ले 342 कैंसिल हुआ, 000 से 000 कैंसिल हुआ, 1/2 बचा, 1/2 को क्या लिखेंगे 0.5, टिक करिए यहां पर 0.5 दिख रहा है, यहां पर माछी बैठी हुई थी, ठीक है ना। तो अभी 5 क्वेश्चन को आप लोग जो भी कुछ नोट करना था नोट कर लीजिए, अगले पर चलते हैं। अगले प्रश्न है कि मोललता प्रदर्शित होती है, मतलब मिला जुला के इन देखने ऑप्शन देखने पर हमें ये महसूस हो रहा है कि हमें पूछ रहा है कि मोललता का इकाई क्या होती है, मोललता का मात्रक क्या होता है, को पता होना चाहिए भैया। मोललता का जो मात्रक होता है, सूत्र को देखिए ध्यान से, मोललता बराबर क्या होता है विलय के मोल, और बटा में क्या होता है विलायक का द्रव्यमान, मतलब ऊपर मोल है और नीचे भैया द्रव्यमान है, तो मोल के लिए मात्रक मोल लिख दीजिएगा, जबकि द्रव्यमान के लिए केजी या ग्राम लिखिएगा। देखिए कौन है, ग्राम प्रति लीटर, लीटर कहां से, लीटर प्रति मोल न भैया, मोल प्रति लीटर, मोलरता है, ये मोलरता का इकाई होती है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति केजी दिख गया भैया। तो ऑप्शन नंबर डी होता है, मतलब मोलरता का मात्रक जो होता है मोल प्रति केजी होता है। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है कि बहुत इजी, कई बार इस हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है, ये वाला क्वेश्चन, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले हैं, बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। मोलरता ज्ञात करना है भैया, तो मोलरता के लिए सूत्र आप लोग याद किए होंगे, यदि अगर भैया द्रव्यमान दिया है विलय का द्रव्यमान, तो क्या होता है विलय का द्रव्यमान कितना है 2 भैया, ml में है तो कैलकुलेट 1000 रखना पड़ेगा यहां सूत्र से, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो भैया 23 प्लस 16 प्लस 1, 23 10 33 100 39 1 40, मतलब 40 होता है किसका आणविक द्रव्यमान सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और साथ ही साथ बिलियन का द्रव्यमान कितना, बिलियन का आयतन कितना है 200 ml, तो लिखेंगे हम भैया 200। कटाकुटी करिए, 000 से 000 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा का 1/4, 1/4 बचा, मतलब भैया 1 रुपया को 4 आदमी के बीच बराबर बराबर हिस्सा में बांटना है, कितना देंगे 25 पैसे, मतलब 0.25। देखिए ना ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, देखिए यहां पर दिख रहा है। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 8 है, ये मत समझ जाइए कि 8 है, प्रति केजी विलायक में विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, मोललता कहते हैं, सामान्यता कहते हैं, नॉन ऑफ दिस मोललता कहते हैं। मोललता का डिफिनीशन आप लोग याद किए होंगे भैया कि 1000 ग्राम या 1 केजी में 1000 ग्राम या 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, मतलब मोललता।
निम्नलिखित में से कौन सी बिलियन सांद्रता की इकाई है, बिलियन सांद्रता की इकाई है जो तापमान से प्रभावित होती है? पीछे हम लोग बताएं, इन चारों में से हमें यह बताना है कि कौन सांद्रता का पद है जो ताप से प्रभावित होती है। भैया मोलरता ताप से प्रभावित होती है क्योंकि इसके फॉर्मूला में क्या है, आयतन है। मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती है क्योंकि इसके फॉर्मूला में आयतन नहीं होता है। तो यही भैया, अगले पर चलिए, जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी आती है। मोलरता घटने में, मोललता घटने में, मोलंस बढ़ने में W/W प्रतिशत। भैया देखिए ना, जलीय विलयन ले लिया गया है, जलीय विलयन, देखिए जलीय विलयन बोल रहा है, जलीय विलयन लिया गया है और नीचे से टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। मतलब क्या होगा, आयतन जो होता है भैया ताप के साथ डिस्टरबेंस होता है। तो जब भैया आयतन डिस्टरबेंस होगा तो मोलरता क्या होगी, घटने में। मतलब ऑप्शन नंबर, उम्मीद करते हैं आप लोग 10 प्रश्न का जवाब बेहतर ढंग से दिए होंगे, कहीं कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर परेशानी हुई होगी तो कमेंट बॉक्स किस लिए है, अपना दुख दर्द सारा लिखिए, हम आकर आपको सुलझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, प्रणाम।